इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सोमनाथ मंदिर पर पीएम मोदी का विशेष लेख सामने आया है। मंदिर पर 1000 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। सोमनाथ शब्द सुनते ही गर्व भर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, भारत की सभ्यता, संस्कृति, अटूट आस्था का प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने 1000 साल पूरे होने पर कई बड़ी बातों का भी उल्लेख किया है। भारत की सभ्यता, सांस्कृतिक अटूट आस्था का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। तो 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लेख देखने को मिला है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विशेष लेख लिखा है और 1000 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के बारे में कई बात कही। सोमनाथ शब्द सुनते ही गर्व भर जाता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, तो कई बड़ी बातें उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर कही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उमर शर्जील को जमानत नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है। उमर शर्जील की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यूएपीए के तहत अब दोनों पर केस चलेगा। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। तो दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगे के आरोपियों पर अभी सुनवाई जारी है। दिल्ली दंगों के 7 आरोपी गुलफिशा, फातिमा, शर्जील इमाम, मीरा हैदर, उमर खालिद, सिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसमें से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाकी 5 आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई है। तो वहीं ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज से सत्र शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। विधायकों ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आवाज उठाई है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदूषण नियंत्रण में सरकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जवाब मांगा है। विधानसभा परिसर में हंगामा और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है और नाराजगी भी जताई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रदूषण के खिलाफ सरकार से जवाब मांगा और विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जताई है। तो राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यहां पर प्रदर्शन किया है।
पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुँच रहा था। एक तरफ अराजकता और कुशासन था और दूसरी तरफ हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आज़ाद होने के लिए तरस रहा था। उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वे काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिर करने की साजिशें रची गईं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। महाराष्ट्र में मुंबई नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अकोला में हुई रैली में जबरदस्त हंगामा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा।
बीएमसी चुनाव के बीच राजनीति के सभी दिग्गज मुंबई में अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं। इस बीच मुंबई के अकोला में रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही थी। इस बीच किसी बात पर भीड़ बेकाबू हो गई और उसे नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया। पुलिस को स्थिति अपने कंट्रोल में लेनी पड़ी, जिसके बाद ओवैसी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। पानी के लिए प्राइवेट टैंकरों का इस्तेमाल किया जाता है और प्राइवेट टैंकर एक माफिया बन चुके हैं। आप मजलिस के उम्मीदवारों को कॉर्पोरेटर मुंतखब करिए। जो लोग आपको पानी नहीं पिलाए, हम इंशाअल्लाह ताला उनके घरों का पानी बंद करके अकोला के गरीब जनता को पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि आखिर ये गरीब इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी कैसा टैक्स अदा करेगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अकोला महानगर पालिका के स्कूल की इमारतें इतनी कमजोर और बोसीदा हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल का इंतजाम नहीं है, जहां पर भी सौतेला सलूक किया जाता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राय है कि मजलिस जब कहती है कि आप मजलिस को वोट दो, तो मजलिस ये कहती है कि वोट इसलिए दो ताकि तुम्हारी सियासी लीडरशिप बने, और जब तुम्हारा सियासी नेता बनेगा तो वो डेवलपमेंट का काम करवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, पीने के पानी का इंतजाम करेगा। अगर गवर्नमेंट से लड़ना पड़े तो सबसे पहले वो आगे जाकर हुकूमत से लड़ाई लड़ेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, सेकुलरिज्म की लोग बात करते हैं, जो लोग फिरका परस्ती के खात्मे की बात करते हैं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। और कानून बनाने में पूरी ताईद अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? क्या तुमको वक्फ की जायदादें अजीज नहीं है? तुम ऐसे पार्टी का वोट मांगने के लिए आ रहे हो जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाने के लिए मोदी का साथ किया। याद रखिए, अगर आप इस इलेक्शन के जरिए मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को, अजीत पवार को, शिंदे को कि तुमने एक ऐसा कानून बनाया हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए। हम इसके खिलाफ, तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद, दरगाह, खानखान, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहते हैं ये काम हो? अगर आप नहीं चाहते तो फिर 15 तारीख को आपको इनके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। ये काला कानून जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बात को लिख कर रख लो। आज ये कानून ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह 100 साल। लखीमपुर खीरी के फरदान में सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आरोपी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार समेत 17 संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए लंबी छापेमारी की थी और इस अपराधी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। घटना के बाद सुल्तानपुर और लखीमपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें आरोपी को पकड़ने का अभियान सफल रहा। मुठभेड़ में तालिब ढेर होने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जांच जारी है।
तो लखीमपुर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद ये आरोपी पकड़ा गया और 17 संगीन मुकदमे भी आरोपी पर पहले से ही दर्ज थे। 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया हुआ था। तो ये मुठभेड़ सुल्तानपुर में हुई है, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम ने दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो लखीमपुर खीरी के फरदान में सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। तो लखीमपुर खीरी के फरदान में सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और कई संगीन मुकदमे भी पहले से दर्ज थे। सुल्तानपुर में ये मुठभेड़ हुई है। इलाके में हुई पुलिस और अपराधियों की इस मुठभेड़ से फिलहाल सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आरोपी आजम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जो दुष्कर्म का आरोपी था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। देखिए, बिल्कुल बता दें कि पिछले दिसंबर की घटना है। लखीमपुर खीरी के थाना फरदान क्षेत्र के अंतर्गत बीते सुबह 5 बजे की घटना है, जो सामूहिक रूप से जो 2 बालिका थी वो ट्यूशन पढ़ने के लिए रोजाना निकलती थी। लेकिन जिस तरीके से जो तालिब के जो 2 साथी हैं पहले हाफ इनकाउंटर में घायल हुए थे, बकायदा इनके पैरों पे गोलियां लगी थी। उसके बाद तालिब पे 1 लाख रुपए का इनाम एडीजी जोन की तरफ से रखा गया था। वहीं इनकी जो मुठभेड़ हुई है, यूपी एसटीएफ और लखीमपुर पुलिस और सुल्तानपुर पुलिस की मिली एक साझा टीम ने एक तालिब को मार गिराया है। जिस तरीके से उनको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु बताया जा रहा है। तो तालिब के ऊपर लगभग 14 मुकदमे दर्ज हैं, जो संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर गोला फरदान क्षेत्र में एक दुस्साहस का प्रयास बना हुआ था। जिस तरीके से इस पर घटना है 307 हीनियस क्राइम, भैंस चोरी, उसके अलावा गौवध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज थे तालिब के ऊपर। ठीक है राम जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा में जसवंत नगर इलाके के जमुना बाग के पास सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उनके 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 40 वर्षीय विनीत कुमार और उनके पुत्र 10 वर्षीय मोहित और 8 वर्षीय निशांत की जान चली गई। मृतक विनीत सैफई इलाके के भिडरुआ गांव में अपने ससुराल में छठी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गश्त पर निकले जसवंत नगर थाना अध्यक्ष कमल भाटी और गश्त दल के कांस्टेबल अवनीश कुमार और तरुण कुमार ने घायलों को देखा और तुरंत सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया है। सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे एसपी सिटी अभयनाथ ने परिजनों की मदद के लिए पुलिस को हर संभव निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वंदना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हादसे में पिता और 2 पुत्रों की मौत हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनपद इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 19 पर कल शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर एक पिता और 2 बेटों की यानी 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज के पास नगला खंजर गांव के पास से ये तीनों लोग बाइक पर सवार होकर सैफई के पास किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। तभी नेशनल हाईवे 19 पर जो डंपर है
उसकी टक्कर से तीनों की मौत हो गई थी। ठीक है वंदना, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्री भुवनेश्वर नाथ तिवारी के बैग से कारतूस और मैगजीन बरामद हुई है। सीआईएसएफ के जवानों ने जांच के दौरान 6 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन पकड़ी। आरोपी को तत्काल पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं भुवनेश्वर नाथ तिवारी मिर्जापुर का रहने वाला है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट IX 1252 से नई दिल्ली जा रहा था। उसकी फ्लाइट का उद्देश्य मिर्जापुर के पूर्व जिलाधिकारी सुशील पटेल से मिलना था। आरोपी के नाम एक लाइसेंसी पिस्टल भी आवंटित है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कारतूस और मैगजीन ले जाने का उद्देश्य आखिर क्या था और क्या इसके पीछे कोई संभावित सुरक्षा खतरा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।